हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें ज्योति शायसगी को दिखाया जाता है जो ये सोच रही होती है कि वो लड़की कोई आम इंसान नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ देना खतरा होगा और आगे जाके वो हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत बन सकती है। जी और ज्योति शायसगी से कहती है कि वो जरूर किसी के इशारे से आई है, वो जरूर किसी के लिए जासूसी कर रही होगी। तो ज्योति शायसगी कहती है कि ये बात भी सच है कि उसे खाना बनाने की कला बहुत अच्छे से आती है, महाराज उसे यूं ही पसंद नहीं करते। तो चियोल कहती है कि उसे चुपके से हम उठा लेते हैं और उसे आके कहीं बेच देते हैं। ज्योति शायसगी कहती है कि हम जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते, अभी उसकी किस्मत उसके साथ है, हमें एक बहुत बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। तो चियोल कहती है कि मैं समझी नहीं। कितने में वहाँ पर महाराज के आने के बारे में ऐलान किया जाता है तो चियोल वहाँ से चली जाती है। महाराज जिन्हें अंदर आते हैं और ज्योति शायसगी से पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। तो ज्योति शायसगी कहती है कि महाराज आपको मेरे बारे में चिंता हो रही थी, मैं वहाँ से जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि मेरे सर में और दर्द हो रहा था। तो महाराज कहते हैं कि मैंने सुना है कि आज का मुकाबला आपने करवाया है और तो और मैंने जियों की वजह से राज्यपाल होंग को निर्वासित किया है, ये अफवाह भी यहीं से फैली है। तो ज्योति शायसगी घबरा जाती है और उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या कहें। फिर हमें महल के बाहर दिखाते हैं जहाँ पर मुखिया शाही सचिव भी मौजूद होते हैं और मुखिया शाही सचिव खुश हो रहे होते हैं। फिर महाराज ज्योति शायसगी से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और गुस्से से चिल्लाते हैं कि मुझे बताएं, मुझे जवाब दें, आपने ऐसा क्यों किया। मेरी बनाई गई मुख्य राज्य रसोइये को आपने हटाने की कोशिश की है, ये महाराज के किए गए फैसले को ललकारना है, ये आप अच्छी तरह से जानती है ना। तो ज्योति शायसगी कहती है कि क्या आप सच में उस डैन की तरफदारी कर रहे हैं। आपने अपनी माँ की मौत की वजह जानने के लिए न जाने कितनी रातें बिना सोए बताई हैं, और क्या आप भूल गए हैं जब आपकी माँ की मौत हुई थी और आपने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई थी, उसका क्या हुआ। तो महाराज इन्हें कहते हैं कि अब तुम मेरी माँ के बारे में एक और लफ्ज भी मत कहना। ज्योति शायसगी कहते हैं कि इतने नाजुक वक्त में आप न सिर्फ एक अनजान डाइन को अपने महल में लेकर आ गए बल्कि आपने उसे मुख्य राज्य रसोइया भी बना दिया, और फिर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं खामोशी से बैठी रहूं। तो महाराज गुस्से से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से आपने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया और अब मैं आपसे निराश हो चुका हूँ। तो ज्योति शायसगी कहती है कि गलत फहमियाँ एक छोटी सी बात से भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो हद पार हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गीय महाराज ने आपकी माँ के साथ किया। तो महाराज गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाइए, आप अपना मुंह बंद रखें। तो ज्योति शायसगी अपना मुंह नीचे करके रोने लगती है। फिर इतने में महाराज के दिमाग में ज्योति शायसगी की कही गई सारी बातें घूमने लगती हैं और उनका दिमाग खराब होने लगता है। महाराज को चक्कर से आने लगते हैं और उन्हें कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा होता। ज्योति शायसगी भी महाराज को शांत करने के लिए महाराज के पास आती हैं, लेकिन महाराज इन्हें पीछे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। महाराज के जाने के बाद ज्योति शायसगी विलेंस की तरह अपने आंसू साफ करती हैं। फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाया जाता है जो अपने आत्मा से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लड़की सच में कमाल की है, वरना राजमाता से इतनी तारीफ करवाना कोई आम बात नहीं, उस बावर्ची का बेमिसाल होना अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो उनका आदमी कहता है कि उनका खाना खाना आपका हक है महाराज, और अगले महीने जब आप महाराज के साथ खाना खाएंगे तो उस डाइन के हाथ का जायका भी आप चख लीजिएगा। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि अच्छा सुझाव दिया, और सालकोटी जंगल के कातिल के बारे में क्या पता चला है। तो वो उन्हें बताता है कि मंत्री किम यान सोन जिनके बड़े भाई को मौत की सजा दी गई थी, वो बदला लेने के लिए अकेले काम कर रहे हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैंने उसे कहा भी था कि वक्त से पहले कुछ भी मत करना, लेकिन फिर भी। फिर प्रिंस जेसन उससे पूछते हैं कि क्या वो कातिल मिला। तो वो कहते हैं कि हाँ वो कातिल मिला तो था, लेकिन उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसकी चाल ऐसी थी कि वो हवा को भी पीछे छोड़ दे, वो अपने काम में बहुत माहिर था। फिर हम देखते हैं कि उस मास्क मैन के पीछे कोई और नहीं बल्कि खोंगिल होता है, और फिर वो प्रिंस जेसन से कहता है कि आप बस मुझे 3 दिन दे दे, मैं उसे खुद ही खोज निकालूंगा और उसका काम भी तमाम कर दूंगा। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि नहीं, हमें उससे पहले आज रात कुछ करना होगा। फिर वो अपने आदमी को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि इस काम के लिए तैयार हो जाओ, ये लोग कुछ खास हैं। फिर हमें मुख्य शाही सचिव को दिखाते हैं जिनके पास जियोंग और खिलजिम होती है। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने इस मुकाबले को बहुत ही अच्छी तरह से जीता है, और जेवरात का एक डिब्बा खोल देते हैं। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा थैला भी जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा, और अब महाराज को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। महाराज को वो महिलाएं बहुत पसंद है जो अपने आप को सजा कर रखती हैं, तो तुम भी ये जेवरात ले लो और खुद को अच्छे से सजाओ। तो जियोंग अपने हाथ में पकड़े हुए जेवर वापस रखती है और कहती है कि आप क्या कह रहे हैं,
मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है और देखिए मेरा महाराज के साथ किसी किस्म का भी कोई चक्कर नहीं चलता है। बताओ किलगम तुम इन्हें। तो किलगम जेवरात को छोड़ती है और कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं और इनका महाराज के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि चक्कर, ये तुम क्या बोल रही हो। तो जियोंग कहती है कि मेरा मतलब है कि महाराज को मुझसे कुछ खास लगाव नहीं है, बस इतना ही कहना था और कोई खास बात नहीं है। तो किलगम भी कहने लगती है कि हाँ हाँ यही बात है, कोई खास बात नहीं है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम दोनों तो एहसान फरामोश हो। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि महाराज ने तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या क्या किया है। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, कहीं आप उस मुकाबले के बारे में बात तो नहीं कर रहे। देखिए ऐसा लगता जरूर है कि महाराज ने मुझे बचाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे खाने ने ही सबका दिल जीता है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने खाने के बलबूते पर जीती हो। जियोंग कहती है कि हाँ, आपकी इस बात का क्या मतलब है। इतने में जियोंग को बाहर से एक लड़की की आवाज आती है जो जियोंग को बाहर बुला रही होती है कि शाही खाना देने का वक्त हो चुका है, आप अभी तक कहाँ हैं। तो किलगम मुझसे कहती है कि हाँ हम लोग बस आ रहे हैं। तो मुख्य शाही सचिव वहाँ से जाने लगते हैं। तो जियोंग उन्हें रोकती है और कहती है कि आप क्या कह रहे थे, आप अपनी बात को मुकम्मल करें। तो मुख्य शाही सचिव चक्कर को चक्कम बोलते हुए कहते हैं कि तुम आज भी महाराज के साथ चक्कम जरूर चलाना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जियोंग कहती है कि इस चक्कम ने तो अब चक्कर कर दिए हैं। फिर इसके बाद जियोंग शाही रसोई में आती है और कहती है कि माफ करना, मुझे थोड़ी सी देर हो गई और आज हमारा शाही रसोई का पहला दिन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा पूरा साथ देंगे। जियोंग अभी सबको बताने वाली होती है कि वो आज क्या बनाएंगे। इतने में वहाँ पर मंत्री बोंगसिक आ जाते हैं। वो सबसे कहते हैं कि सुना है कि महाराज को दौरा पड़ा है और वो दोबारा से अपने कक्ष में चले गए हैं। कक्ष में जाने से पहले कुछ देर वो ठीक हुए थे, लेकिन अब भी उनकी पहले वाली हालत है। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि क्या उन्हें अभी भी दौरे पड़ते हैं। बोंगसिक कहते हैं कि आज शाही भोजन के समय जरूर किसी न किसी की जरूर शामत आएगी। तो तुम लोग अब ध्यान से सुनो, चाहे तुम खाने को बार बार चेक करो, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर जियोंग पूछती है कि क्या महाराज को दौरे पड़ते रहते हैं। तो बावर्ची इन कहते हैं कि ये तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब महाराज यूं ही गुस्से में होते हैं तो वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, अपना सारा खाना उठाकर फेंक देते हैं। बावर्ची बताते हैं कि हमने सुना है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो वो कांपने भी लगते हैं और तो और उन्हें भ्रम भी होता है और उस वक्त महल में काम करने वाले सब लोग बहुत डर जाते हैं, सारा माहौल खराब हो जाता है महल का। और चौथी शाही सगी खान ही है जो उनके गुस्से को संभाल पाती हैं। जियोंग सोचती है कि वो एक जालिम बादशाह है, ये तो मैंने हर जगह पढ़ा था, लेकिन वो ऐसा भी है ये मैंने कहीं नहीं देखा। फिर जियोंग सोचने लगती है कि आम तौर पर तो वो नॉर्मल रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सब पर जुल्म करना और ऐसे गुस्से से बात करना ये कोई दिमागी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर जो उनकी माँ के साथ हुआ उसकी वजह से भी। फिर वो सभी बावर्चियों से कहती है कि मैंने सोच लिया है, आज हम ऐसा खाना बनाएंगे जिसे खाकर महाराज शांत हो जाएंगे। तो बावर्ची इम जियोंग से कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। तो जियोंग कहती है कि डर तो यहाँ पर हर वक्त लगता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज मैं जिंदा बच जाऊँ। फिर जियोंग महाराज के लिए पास्ता बनाती है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। कुछ बावर्ची उनके पास खाना लेकर आए होते हैं, तो महाराज उन पे गुस्सा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम लोग आज मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या। तो सभी बावर्ची रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं। फिर महाराज की सेवक महाराज को बताती है कि शाही भोजन तैयार है। खाना महाराज के कक्ष में लाया जाता है। तो महाराज उनसे कहते हैं कि सभी कर्मचारी यहाँ से दफा हो जाओ। तो महाराज की सेवक उनसे पूछती हैं कि महाराज फिर हम शाही भोजन का क्या करें। तो महाराज उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे आज मरना चाहती हो। मैं एक बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जियोंग भी जाने लगती है। तो महाराज उसे कहते हैं कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ, तुमने बालों पर नीला कपड़ा बांधा है, यानी कि तुम मुख्य राज रसोइया हो। तो जियोंग हाथ लगाकर वो नीला कपड़ा देखती है और कहती है कि अब मैं गई काम से। तो जियोंग हंसते और रोते एक साथ ही कहती है कि जी महाराज। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकना और जियोंग को छोड़कर वहाँ से सभी चले जाते हैं। फिर महाराज अपनी जगह पर जाकर बैठते हैं और जियोंग से पूछते हैं कि चलो बताओ तुमने आज के शाही खाने में क्या बनाया है। फिर महाराज खाना देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये लच्छे हैं। तो जियोंग कहती है कि महाराज आज के खाने में है आपके लिए टेमजिन पास्ता। और फिर जियोंग अपने खाने को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। तो महाराज कहते हैं कि तुम मेरा मजाक बना रही हो क्या, दिन में भी मैंने टेमजिन ही खाया था और अभी भी तुम टेमजिन से ही खाना बनाकर
लाई हो। जियोंग सोचने लगती है कि अभी तो ये किसी और ही मूड में है, प्रतियोगिता के वक्त तो ये ठीक लग रहा था। तो महाराज से कहती है कि नहीं महाराज, ये खाना इटली का है, इसे पास्ता कहते हैं और पास्ता का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें टेंजन क्यों मिलाया गया है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो महाराज मुश्किल से बोलते हैं कि इटली का पास्ता। तो जियोंग महाराज को सिखाने लगती है कि इटली पास्ता, और फिर वो दोनों इसी काम में जुड़ जाते हैं। तो महाराज फिर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले तुम चख के बताओ। जियोंग पास्ता खा रही होती है और महाराज जियोंग को देख रहे होते हैं। तो जियोंग कहती है कि ये अच्छा है, अब आप खाकर देखिए। तो महाराज भी जियोंग की तरह चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चॉपस्टिक से उनसे खाना पकड़ा भी नहीं जाता। तो महाराज चम्मच और चॉपस्टिक दोनों छोड़ देते हैं। तो जियोंग उन्हें कहती है कि ये देखिए, इसे ऐसे करते हैं। फिर जियोंग चॉपस्टिक से पास्ता पकड़ दिया और महाराज उसे देख रहे होते हैं। जियोंग महाराज को कहती है कि अब आ करें। महाराज जब पहली बाइट ही लेते हैं और हमेशा की तरह हैरान हो जाते हैं और फिर वो हैरानी से जियोंग को देख रहे होते हैं। जियोंग भी महाराज को इसे देखते हुए कॉन्फिडेंट हो जाती है। फिर महाराज खुशी खुशी खाने लगते हैं और अपने दिमाग में ही पास्ता पास्ता बोल रहे होते हैं। फिर महाराज खुद ही पास्ता की प्लेट पकड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो सारा खा जाते हैं। पूरी प्लेट खत्म करने के बाद महाराज कहते हैं कि टेंजन तो मैंने सुबह भी खाया था, लेकिन इसका जायका पूरी तरह से अलग है। और फिर महाराज खाने की एक एक चीज के बारे में बताते हैं। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ये टेंजन पास्ता मेरे पिताजी मेरे लिए बनाया करते थे, खास तौर पर तब जब मैं किसी बात की वजह से बहुत उदास हो रही थी। और मैंने देखा कि आप भी कुछ बातों की वजह से बहुत उदास थे और मेरा अपना दिन भी आज बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा क्यों ना पिताजी की याद में कुछ अच्छा सा पकवान बनाया जाए। तो महाराज उन्हीं जियोंग से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। तो जियोंग कहती है कि जब मैं छोटी थी वो तभी गुजर गई। तो महाराज उन्हीं कहते हैं कि तुमने भी अकेलापन झेला होगा। जियोंग महाराज की बात सुनकर हैरान होती है। महाराज कहते हैं कि तुमने बहुत ही दुख भी झेले होंगे। जियोंग सोचती है कि ये मुझे दिलासा दे रहा है, वो भी तब जब ये खुद बहुत ज्यादा उदास है। महाराज उन्हीं भी सोच रहे होते हैं कि तुम भी शायद मेरी तरह ही अकेली हो। फिर महाराज पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी अभी कहाँ है। तो जियोंग कहती है कि फिलहाल तो मेरे पिताजी मुझे कहीं न कहीं जरूर ढूंढ रहे होंगे। तो महाराज कहते हैं कि शायद उनको पता नहीं होगा कि तुम महल आ गई हो, अगर तुम कहो तो उन्हें कोई पैगाम पहुंचा दूं। तो जियोंग कहती है कि नहीं नहीं महाराज, और मैं आपको कितनी ही बार बता दूं, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं सच में भविष्य से आई हूँ। फिर जियोंग कहती है कि एक दफा मुझे मेरा बैग मिल जाए, फिर मैं सब कुछ साबित कर दूंगी। फिर महाराज सोचने लगते हैं जब उन्होंने जियोंग के बैग को पहाड़ी से नीचे फेंका था। महाराज कहते हैं क्या तुम उस थैले की बात कर रही हो जिसे मैंने पहाड़ी से नीचे फेंका था। तो जियोंग कहती है कि हाँ, उसके अंदर एक किताब है और उस किताब का नाम है मांगुन रोग। अगर आप लोग वो किताब देखते तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन होता। तो महाराज उन्हीं जियोंग से पूछते हैं कि ये मांगुन रोग किस तरह की किताब है। तो जियोंग कहती है कि मुझे लगता है कि शायद उसी किताब ने मुझे इस युग में पहुंचा दिया है। तो महाराज उन्हीं कहते हैं कि किताब ने इस युग में पहुंचाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जियोंग कहती है कि टाइम स्लिप से हो सकता है, किसी जादुई किताब ने मुझे फ्यूचर से यहाँ पास में पहुँचा दिया। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि मुझे अभी भी तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। खैर अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरा भविष्य बताओ, अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा और तुम्हारा सामान ढूंढने के लिए मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा। तो जियोंग सोचने लगती है कि इस राज्य में थोड़ी ही देर बाद बगावत होने वाली है। इतने में महाराज कहते हैं कि बताओ फिर अब इंतजार किस बात का है। तो जियोंग कहती है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके ही राज्य में बगावत होती है, तख्ता पलट दिया जाता है और उसे महल से निकाल दिया जाता है। तो जियोंग कहती है कि क्या आपको सच में भविष्य जानना है। तो महाराज हाँ में सर हिलाते हैं। तो जियोंग कहती है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ये साल अच्छे से गुजरना, अगर आपको गुस्सा आए तो उसे पी जाओ और अपने करीबी लोगों से संभल कर रहना। तो महाराज उसकी बात सुनकर बस हंसने लगते हैं। जियोंग फिर वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ पर बैठकर सोच रही होती है कि क्या खामसन विद्रोह सच में होगा, क्या इस वक्त मुझे किसी और की चिंता करनी चाहिए
मैं क्या करूं? फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो अपने आज के पूरे दिन के बारे में अपनी डायरी में लिख रहे होते हैं। उसमें वो ये बात भी लिखते हैं कि आज वो ई चायोंग से मिलेंगे जिन्होंने बहुत साल पहले खत लिखा था और 20 साल पहले हुई कि उनकी माँ की मौत की वजह आज उनको पता चल जाएगी। तो और वो अपनी डायरी में जियोंग के फास्ट को भी ऐड करते हैं। फिर अपनी बुक को बंद करते ही महाराज को जियोंग की बातें याद आती हैं जब वो बता रही होती है कि मेरे पास एक किताब है, उसका नाम है मांगनरोग। तो महाराज एक पेज पर मांगनरोग नाम लिखते हैं। जियोंग के मांगनरोग बुक का नाम भी चमकने लगता है। महाराज अपनी लिखी गई बुक पे मांगनरोग नाम लिख देते हैं, जिसकी वजह से जियोंग के बैग में मौजूद मांगनरोग बुक गायब हो जाती है। यानी कि अब कहानी एक नई तरह से लिखी जाएगी। इतने में ही महाराज के पास इनके वॉरियर लू आते हैं। महाराज उनसे पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि महाराज एक बुरी खबर है, ई चायोंग गायब हो गए हैं। तो महाराज कहते हैं कि क्या वो गायब हो गए हैं? तो वॉरियर लू कहते हैं कि हाँ, जो हमने वक्त तय किया था मैं उनका वहाँ पर इंतजार कर रहा था। जब देर वक्त गुजरने पर भी वो वहाँ पर ना आए तो मैंने आसपास की तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर मैं एक जगह पर पहुंचा जहाँ पर चारों तरफ खून फैला हुआ था और फिर वो महाराज को ई चायोंग का मेडल देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमसे पहले उन तक कोई हथियारा पहुंच गया है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ई चायोंग हथियारों से लड़ रहे होते हैं। वो सभी मिलकर ई चायोंग को जख्मी करते हैं और उनके बैग से लेटर लेकर भाग जाते हैं। तो महाराज गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। फिर महाराज सोच रहे होते हैं कि ई चायोंग को जो पैगाम भेजा था वो बहुत ही ज्यादा राजदार था। फिर आखिर इसके बारे में किसे पता चल सकता है, इसके पीछे कौन हो सकता है? आखिर मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसे छुपाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं? फिर महाराज सबके बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है इन सब के पीछे वो लोग हो तो सत्ता और ताकत के भूखे हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और फिर से मैं हमेशा की तरह अकेला हो गया। फिर इतने में ही राजमंत्री वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि महाराज बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, अच्छा होगा अगर आप अंदर आकर आराम कर लें। तो महाराज उन्हें उनके लिए मदिरा यानी कि शराब लेकर आने का कहते हैं। तो राजमंत्री कहते हैं कि इस वक्त तो महाराज कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं मदिरा में डूब जाऊं। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पी रहे होते हैं। राजमंत्री उनसे कहते हैं कि महाराज सिर्फ शराब पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा अगर आप इसके साथ कुछ खा लें। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो सो रही होती है। इतने में बाहर से राजमंत्री की आवाज आती है। वो कहते हैं कि बावर्ची योंग क्या आप अंदर हैं? तो जियोंग उठती है और कहती है कि आ रही हूँ। फिर हमें जियोंग को किचन में दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि सुबह सुबह मुझसे क्या करवा रहे हैं, सारी नींद की बैंड बजा दी। फिर जियोंग खाना तैयार करती है और महाराज के पास लेकर जाती है। राजमंत्री महाराज से कहते हैं कि महाराज आपका खाना तैयार है। फिर वो जियोंग को महाराज को खाना देने का इशारा करते हैं। जियोंग महाराज के पास जा रही होती है तो महाराज नशे में डूबे होते हैं और वो गिर जाते हैं। जियोंग जल्दी से महाराज के पास जाती है और उन्हें कहती है कि महाराज आप ठीक तो है ना? महाराज जियोंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुम आ गई। तो जियोंग को शराब की स्मेल आती है तो वो कहती है कि इसने पी रखी है क्या? इसके तो अलग ही कारनामे हैं। तो जियोंग कहती है कि जी महाराज मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। इतने में ही महाराज जियोंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ लेटा लेते हैं। जियोंग उठने लगती है तो महाराज उसे दोबारा से नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम कहीं मत जाना, बस कुछ पल के लिए। तो जियोंग महाराज को देख रही होती है तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और भी यहाँ पर महाराज रोते रोते ही जियोंग को किस भी कर लेते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।